कश्मीर के कुछ अलगाववादी नेताओं ने और बॉर्डर सीमा पार से जो स्ट्रेटजीज आ रही है, उन्होंने अब गोली के बदले यहाँ पत्थर का इस्तेमाल करना शुरू किया है। और इसी बारे में हम आज बात करेंगे राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष जो कि भाजपा की महिला अध्यक्ष है श्रीमती स्मृति ईरानी जी से, और हम इनसे ये जानेंगे कि किस तरीके से कश्मीर का मुद्दा हल किया जा सकता है। स्मृति ईरानी जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद जी स्मृति जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि किस तरह से, आपको क्या लगता है कि किस तरह से कश्मीर का मुद्दा हल किया जा सकता है? मुझे लगता है डायलॉग छोड़ के और कोई रास्ता नहीं है। एक लोकतंत्र में डायलॉग का रास्ता ही इख्तियार किया जाता है किसी भी परेशानी का या मुसीबत का हल निकालने के लिए। ऐसा नहीं है कि विकास के मुद्दों पर चिंताएं, रोज़गार के मुद्दों पर चिंताएं देश भर के नौजवानों के बीच में या परिवारों के बीच में नहीं है, लेकिन चिंताओं से मुक्त करने के लिए हिंसक रास्ता इख्तियार नहीं करते कोई। हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि जिस देश ने अहिंसा के पथ पर चलकर अपनी आज़ादी हासिल की, स्वतंत्रता हासिल की, वही देश आज भी इस लोकतंत्र में हर मुद्दे पर समाधान ढूंढने के लिए डायलॉग का इस्तेमाल करता है। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि डायलॉग से ही हर मुद्दे का हल निकलता है। लेकिन जिस तरीके से आपकी सरकार भी रही, पीछे वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे और अब मनमोहन सिंह जी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है हमारे देश के, तो लेकिन उन्होंने भी इन अलगाववादी नेताओं को बुलाया एक सर्वदलीय बैठक में, लेकिन उन्होंने वहां आना रिफ्यूज़ कर दिया। तो मुझे लगता है कि जो लोग समाधान ढूंढना चाहते हैं वो डायलॉग से जुड़ेंगे, लेकिन जो समस्या बनना चाहते हैं वो डायलॉग से इनकार करेंगे। लेकिन मूलतः हमें जिस बात पर ध्यान देना है वो ये कि ये सब अगर जनता के नाम से हो रहा है तो जनता को जागरूक होने की ज़रूरत है कि अगर वाकई में समाधान चाहिए तो वो बातचीत क्यों ना हो। जो लोग बातचीत को टाल रहे हैं वो ये संकेत दे रहे हैं जनता को कि उनका लक्ष्य समाधान ढूंढना नहीं है, उनका लक्ष्य है उनकी जो निजी कोई टारगेट्स है या एम्बिशंस है उसको पूरा करना। तो अगर जनता का ख्याल होता सबको तो वो बैठकर डायलॉग करते ज़रूर। लेकिन अगर कश्मीर में देखा जाए तो आज तकरीबन 81 दिन हो गए, 81 डेज हो गए बंद को, लेकिन अभी भी जनता जो है उनके सहयोग में है और आए दिन मासूम लोग जो हैं वहाँ मारे जा रहे हैं। तो इस बारे में क्या कहना है? मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर कोई भी शिकायत है, अगर ऐसा लगता है कि कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशंस आपको लगता है कि हो रही हैं, तो एक लोकतांत्रिक तरीका है कि जिसने गलती की है या जिसने अपराध किया है उसे सज़ा दिलवाने की। लेकिन मैं एक मुद्दे पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि बच्चों और महिलाओं को उकसाकर उनका इस्तेमाल करना, और मैं इस्तेमाल शब्द का बहुत लूजली यहाँ पर प्रयोग कर रही हूँ, अलगाववादियों की, उग्रवादियों की पुरानी आदत है। और उसका बहुत ही नया उदाहरण हाल ही के कुछ इंसिडेंट्स में देखने को मिला है। और मैं जम्मू कश्मीर की इसलिए बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि जब लोग कहते हैं कि आप इस विषय पर बात करते हैं, आपका इस विषय में क्या अनुभव है, एक मुंबई वासी होने के नाते मुंबई पर 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने आकर हमला किया, जो नौजवान थे उनमें से सब के सब। और उन नौजवानों की जब टेप्स रिलीज़ की गई मीडिया के माध्यम से, तभी समझ में आया कि पाकिस्तानी एजेंट सीमा पार से उन नौजवानों को उकसा रहे थे। चाहे वो किसी गर्भवती महिला को गोली मारने की बात हो, चाहे वो नौजवान खुद कह रहा हो कि वो हथियार डालना चाहता है लेकिन उसको प्रेरित किया जा रहा था, उसको उकसाया जा रहा था कि नहीं तुम डटे रहो, मारते रहो गोलियां, अगर भारतीय सैनिक आते हैं तो उनको मारो। जो इस समय समिति जी मौजूदा हालात हैं कश्मीर के, और कश्मीर इस समय जल रहा है, और जो वहाँ के लोगों का या देखने में भी आ रहा है, कई एनजीओज़ का भी ये कहना है कि पत्थर के बदले पहले तो इनकी स्ट्रेटजी कुछ और थी, जो अलगाववादी थे या बॉर्डर क्रॉस लोग थे, तो वो ये सोचते थे कि गोली के बदले गोली तो एक जेन्युइन थी, लेकिन अब पत्थर के बदले गोली आ रही है। तो किस हद तक आप क्या सोचते हैं कि अगर सरकार में आप होते तो किस हद तक इसको? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब सरकार केंद्र में मजबूत हो तो पड़ोसी देश भी संभाल के व्यवहार करते हैं। जब उनको पता है कि सरकार में ही एक किस्म की कन्फ्यूजन है कि किस तरह से ट्रीट किया जाए, मतलब पाकिस्तान के लिए अजमल कसाब के उस डॉक्यूमेंट को 2-3 बार ये कहना कि डिटेल्स पूरी नहीं थी, जो वाक़या पूरे दुनिया के सामने घटा उसको झुटलाने का प्रयास करना,
कसाब के खुद के विटनेस जो उसने अपने बयान दिए हैं उसको झुटलाने की कोशिश करना, तो एक मजाक सा बन गया है कि खिलवाड़ हो रहा है भारत की सरकार के साथ और एक पेचीदा गेम में उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुझे इस बात का आश्चर्य होता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल छपा कि चीन ने गिलगित में आकर अपना बेस बनाया है, उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जागे हैं। बार बार भारतीय जनता पार्टी के एक मैं अपना जवाब पूरा कर लूं कि बार बार भारतीय जनता पार्टी सरकार को जगाने की कोशिश कर रही है कुछ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, कुछ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर। पहले मैं ये आपसे जानना चाहूंगा, जो मैंने अहम प्रश्न आपसे किया, वो उसी का जवाब, सरकार में अगर आप होते तो क्या सरकार में आप पीछे रहे भी तो तब भी कश्मीर तो इसी तरह ही चल रहा था? नहीं, मुझे लगता है कि उस वक्त बहुत क्लियर था, इन्फिल्ट्रेशन को पूरी तरह से कंट्रोल करने का पूरा प्रयास था। तब हालात ऐसे नहीं, तब ऐसा नहीं था कि इंडियन स्टेट इंडिया नहीं चला रहा, तब ऐसा नहीं था कि कोई सेपरेटिस्ट या एक्सट्रीमिस्ट बता रहा है कि फ्राइडे को बंद हो जाएगा और संडे को खुलेगा। तब ऐसा नहीं था कि हजारों संख्या में डेवलपमेंट का पैसा देश भर में जा रहा है और डेवलपमेंट हो नहीं रहा। लेकिन क्योंकि तब उनको उनके अलगाववादी इरादों के लिए विकास नाम का एक जवाब मिला, तो उन्हें हमारी सरकार ने विवश किया कि तुम अपनी स्ट्रैटेजी बदलो। हमारा दुर्भाग्य है कि अब केंद्र में ऐसी सरकार है जो सिर्फ आतंकवाद नहीं, बहुत प्रमुख मुद्दों पर देश में फेल साबित हुई है। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने, शायद हमारे इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि एक मंत्री को सुप्रीम कोर्ट को बार बार कहना पड़ा कि लाखों की संख्या में अनाज सड़ रहा है, आप गरीबों में नहीं बांट रहे हो, दुनिया में देश में हमारे लोग भूख से मर रहे हैं। और वो मंत्री कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को ऑब्जर्व पढ़ेंगे, बताएंगे, देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट को विवश होकर कहना पड़ा कि हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे, हम ऑर्डर दे रहे हैं। लेकिन मैं कह रही हूँ कि ये सरकार ऐसी नहीं है कि सिर्फ एक जगह फेल हुई, ये सरकार बहुत जगह पे फेल हुई है, कांग्रेस की ये सरकार। मेरा सवाल ये है कि जहाँ जहाँ ये सरकार फेल हुई है, एक उदाहरण है बिहार। जब कांग्रेस लालू के साथ हाथ मिलाकर बिहार में काम कर रही थी या केंद्र में काम कर रही थी, तब बिहार की जनता विकास से बहुत दूर थी। जब भारतीय जनता पार्टी की और जेडीयू की सरकार आई तो लोगों ने कहा कि ये अंतर है इनकी मंशा में, इनके कार्य में, इनके कार्य के बाद लोगों के बीच में जो समाधान पहुंचे उनमें। तो मैं लोगों से ये कहना चाहती हूँ जो घाटी में बार बार नौजवान पीढ़ी को, परिवारों को उकसा रहे हैं, उन परिवारों से कहना चाहती हूँ कि देश में कई प्रदेश कांग्रेस शासित ऐसे थे जहां पर विकास के कार्य ना पहुंचने की वजह से देश में कॉन्फिडेंस या प्रदेशों में कॉन्फिडेंस युवा पीढ़ी में कम था। लेकिन जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित हुई है वहां वहां विकास के कार्य हुए हैं। यहाँ पर भी एक वो सरकार चला रहे हैं, आज पीडीपी से हाथ मिलाया, कल एनसी से हाथ मिलाया। इस तरह की जो गतिविधियां हैं उसको छोड़ आज अगर कांग्रेस पार्टी केंद्र में और प्रदेश में विकास के कार्यों पर ध्यान दे तो हालात बहुत सुधरेंगे। मुझे तो ये कहते हुए गुस्सा आता है कि कांग्रेस पार्टी और जब आप कश्मीर की बात करते हैं तो ये भी ध्यान में रखें कि जम्मू के लोग भी आज सफ़र कर रहे हैं। लद्दाख में इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा हुई है, तो ऐसा नहीं कि आइसोलेशन में एक जगह पे एक चैलेंज है। चैलेंजेस कई जगह पर हैं, चैलेंजेस का समाधान हो सकता है बशर्ते कांग्रेस पार्टी को और जो सरकार चला रहे हैं उनको इंटरेस्ट हो। अगर घाटी के पॉलिटिकल लीडर्स को इंटरेस्ट हो कि विकास का कार्य घाटी में हो तो हो सकता है, बशर्ते उनका इंटरेस्ट हो। जी, एक अहम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा जो कि आज का एक अहम मुद्दा है कि जिस तरीके से हमारे ये जो अलगाववादी नेता है, हार्डकोर लीडर्स, इन्होंने एक कंडीशंस यहाँ पे 5 रखी हैं कि अफजल गुरु को छोड़ा जाए और जिन पे पीएसए लगे, तो ये कहाँ तक सही है? पहला तो नहीं, मुझे लगता है कि क्या इनकी इन कंडीशन को मानती? नहीं, मैं ऐसा सोचती हूँ कि गिलानी साहब की आप घुमा फिरा की बात कर रहे हैं। गिलानी साहब 4 बार विधायक बने, उन्होंने भारत के संविधान की शपथ लेकर उस विधानसभा में कदम रखा। पहला सवाल है कि जब आप विधायक बने तब आपने कश्मीर और जम्मू के लिए क्या क्या किया? क्योंकि तब तो सत्ता आपके पास थी।
आज जो वो कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास ये सारे कार्य नहीं हुए डेवलपमेंट के, हमारी अनदेखी की गई है इसलिए आंदोलन चल रहा है, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि 4 बजे जब आप कुर्सी पर बैठे तो आपने लोगों के लिए क्या किया? दूसरा, आज अगर वो कंडीशन कह रहे हैं कि अगर हमारी 5 शर्तें मान लें तब हम पथराव बंद करेंगे, तो इसमें एक बात का संकेत साफ है। इसका मतलब आज तक जो पथराव हो रहा था वो कोई नेचुरल मूवमेंट नहीं था, उसको उकसाया गया, उसको डायरेक्ट किया गया। और आज जिन लोगों ने उकसाकर डायरेक्ट कर कर जनता के बीच में एक प्लान स्ट्रेटेजी के माध्यम से इस विषय को खड़ा किया, वही कह रहे हैं कि हम विड्रॉ कर लेंगे। अगर नेचुरल मूवमेंट होता ये, तो गिलानी साहब कभी भी आश्वासन नहीं दे सकते कि वो विड्रॉ करते हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन क्या इस को देखते हुए, इन कंडीशंस को देखते हुए बीजेपी ने स्टेट में, मैं तो कहती हूँ नहीं, मैं तो कहती हूँ भारतीय नागरिक होने के नाते आज अगर वो कहते हैं कि अफजल गुरु को छोड़ दो, तो इससे एक बात इंटरनेशनल कंट्रीज या एजेंसीज की नज़र में आनी चाहिए साफ। इंटरनेशनली टेररिज्म को आज इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन माना गया है। जो इंटरनेशनल बॉडीज टेररिज्म को इस देश से, इस विश्व से ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके सामने ये साफ साबित हो गया है आज कि कश्मीर में जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला रहे हैं वो एक इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप का एक हिस्सा है, जो एक इंटरनेशनल टेररिज्म के कॉज को आगे बढ़ा रहे हैं, कश्मीर के किसी भी प्रॉब्लम का समाधान नहीं ढूंढ रहे हैं। तो कंडीशंस जो उन्होंने रखी हैं वो उनकी नीयत दर्शाती है। ये आपने एक आम आदमी की, आम नागरिक की बात कही, तो क्या बीजेपी ने उसका स्टेट में और सेंटर में कहीं भी कोई ऐसा रिएक्शन किया जिससे बीजेपी ने बार बार कहा हर प्लेटफॉर्म से, डायलॉग, जो ये बयान, जो ये अभी डायलॉग इज द ओनली रूट आउट। जी, बीजेपी ने एक बयान और दिया है, कश्मीर हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा, उस पे तो कोई समझौता नहीं है। ये तो कांग्रेस लेकिन नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का दोगलापन आपको बताती हूँ। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के ही एक सेक्रेटरी ने, पदाधिकारी ने कहा कि अगर लाल चौक पर तिरंगा लहराओगे तो मैं अपनी जान दे दूंगा। तो आज मैं कहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी पहले स्पष्ट करे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य ये है, क्या इस पे रिएक्शन जो अभी रिएक्शन जो आप ऑफिशियली चाहते हैं, हमारे जो सीनियर से आप ऑफिशियली रिएक्शन चाहते हैं स्पोक्स पर्सन से, वो तो रिएक्शन आपको दिल्ली के माध्यम से मिलेगा ही। लेकिन मैं एज महिला मोर्चा प्रेसिडेंट आज जब जम्मू आई हूँ तो आपको अपना बयान, अपना रिएक्शन इस पर दे रही हूँ। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज जम्मू के जितने पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं वो भी मेरी इस बात से सहमत है। लेकिन सवाल ये उठता है कि मैंने कांग्रेस पार्टी के बारे में जो सवाल उठाया उसका जवाब मुझे कौन देगा। सवाल ये उठता है कि मैंने सेपरेटिस्ट के बारे में जो सवाल उठाया उसका जवाब कौन देगा। सवाल ये उठता है कि आज कश्मीर की चिंता हो रही है, जम्मू लद्दाख की चिंता कौन करेगा। मेरे ये सारे जवाब, जो मेरे जवाब रहे, जम्मू और कश्मीर के लोगों के जवाब है, वो कौन देगा, ये जाकर आप मुख्यमंत्री से पूछ लीजिए। लेकिन मुख्यमंत्री से ये सारे सवाल करने से पहले पूछेगा प्रदेश वो चला रहे हैं कि गिलानी। जी समृद्धि जी, जैसे कि कहा जाता है कि बीजेपी एक राष्ट्रवादी पार्टी है, तो आपने एक प्रधान होने के नाते महिला विंग की, क्या इस पे स्पष्ट करते हैं कि ये एक जो सेपरेटिस्ट ने जो ये बयान दिए हैं कि इनको छोड़ा जाए अफजल गुरु को, तो इस बारे में आपका क्या बयान है? मैंने अपना बयान दे दिया आपको। ये थे हमारे साथ मैडम स्मृति ईरानी जी, और हमने इनसे ये जाना कि क्या हल है कश्मीर का। तो उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि जो हल है वो सिर्फ डायलॉग के जरिए ही निकल जाता है। किसी भी मुद्दे का हल बातचीत है, लड़ाई झगड़ा, बशर्ते आप हल निकालना चाहे। और ये भी साफ शब्दों में कहा कि शर्त है कि अगर आप हल निकालना चाहें, लेकिन वहाँ के कुछ ऐसे लीडर्स जो है और साथ में कुछ ऐसे नासूर हैं जो कि हल नहीं चाहते, और उन्होंने कुछ ऐसी कंडीशन लगा रखी है। तो साफ किया उन्होंने ये भी कि जो कंडीशंस उन्होंने लगाई हैं, तो इससे ये लगता है कि उनका इंटरनेशनल ग्रुप से कहीं ना कहीं कोई लेना देना है। जी समृद्धि जी, आपका हमारे चैनल में आने के लिए धन्यवाद।